उत्तराखंड में मंत्रियों की विभागों का हुआ बंटवारा। प्रदेश को 4 साल बाद मिला पहला स्वास्थ्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को बनाया गया स्वास्थ्य मंत्री। उत्तराखंड की धामी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 4 धाम यात्रा पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। उत्तराखंड में इस साल भी कांवड़ यात्रा पर लगा बैन। डीजीपी बोले हरिद्वार में कांवड़ियों की नो एंट्री, न मानने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश की संभावना जताई। पूर्व अनुमान के मुताबिक 7 जुलाई को पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल में हो सकती है भारी बारिश। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। आप लोग उत्तराखंड में रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री बनने के बाद अब कैबिनेट मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा हो चुका है। मुख्य सचिव एसएस संधू ने इसके आदेश जारी किए हैं। वहीं खास बात यह है कि धामी सरकार में प्रदेश को 4 साल बाद स्वास्थ्य मंत्री मिल चुका है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को स्वास्थ्य मंत्री, उच्च शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा और सहकारिता, प्रोटोकॉल, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग दिया गया है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब तक प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री का प्रभार सीएम के पास था, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग सहित 17 विभाग अपने पास रखे हैं। तो वहीं सतपाल महाराज को पर्यटन मंत्री सहित 8 विभाग सौंपे गए हैं। इसके अलावा तमाम जो बाकी के जो मंत्री थे उन्हें भी उनके विभागों को सौंप दिया गया है। इसके बाद उन लोगों ने अपने अपने विभागों की बैठक भी की है। अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी, बल्कि इसको लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी कि कैसे अपने उत्तर प्रदेश को, अपने उत्तराखंड को एक बार फिर से विकास के रास्ते पर लेकर जाएं। इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। अब उत्तराखंड में क्योंकि विभाग मिल चुके हैं और ऐसे में कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिला है ये देखना बहुत दिलचस्प है। लेकिन वो विभाग क्या है आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं, मंत्री परिषद, कार्मिक एवं सतर्कता, गृह और वित्त, राज्य संपत्ति, राजस्व, न्याय, सूचना, सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, औद्योगिक विकास, तकनीकी शिक्षा, नागरिक उड्डयन एवं नियोजन, ये तमाम विभाग मुख्यमंत्री के पास है। जबकि मंत्री परिषद, कार्मिक एवं अखिल भारतीय सेवाओं का संस्थापन विषयक कार्य, सतर्कता, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा, ये भी मुख्यमंत्री के पास है। गृह, कारागार, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड एवं अर्धसैनिक कल्याण, राज्य संपत्ति, राजस्व, न्याय, सूचना, तकनीकी शिक्षा, नागरिक उड्डयन, वित्त, वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबंधन और नियोजन, ये तमाम विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है। और ऐसे में तमाम बाकी अगर मंत्रियों का रुख करें तो बाकी के मुख्यमंत्रियों के पास भी, जैसे कि सतपाल महाराज की बात करें तो सिंचाई एवं लघु सिंचाई, जलागम प्रबंधन, संस्कृति, धर्मस्य एवं पर्यटन और लोक निर्माण विभाग सतपाल महाराज को मिला है। वहीं अगर उनकी हम बात करें विषय, आखिरकार विषय क्या है? सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, लघु सिंचाई, जलागम प्रबंधन, भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजनाएं, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व, लोक निर्माण विभाग, ये तमाम विषय सतपाल महाराज को मिले हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि बाकी मंत्रियों का रुख करें तो डॉक्टर हरक सिंह रावत वन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, श्रम, कौशल विकास एवं सेवा योजन, आयुष एवं आयुष शिक्षा और साथ में ऊर्जा, ये विभाग डॉक्टर हरक सिंह रावत को मिले हैं। लेकिन विषय की हम बात करें तो विषय वन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, श्रम, कौशल विकास एवं सेवा योजन, आयुष शिक्षा, ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा, ये विषय डॉक्टर हरक सिंह रावत के पास रहेंगे। इसके साथ ही बाकी अगर मंत्रियों की हम बात करें तो बंशीधर भगत, ये बड़े नेता रहे, अब उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है। विधायी एवं संसदीय कार्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शहरी विकास, आवास और सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये
उनको विभाग मिले हैं। लेकिन अगर विषयों की हम बात करें तो आपको बता दें कि विधायी एवं संसदीय कार्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शहरी विकास, आवास, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, कुल 5 विभाग उनको मिले हैं। और बंशीधर भगत के बाद अगर बात करें यशपाल आर्य की, तो परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, निर्वाचन और आबकारी। उनके विषय की बात करें तो परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, निर्वाचन और आबकारी, कुल 6 विभाग यशपाल आर्य को मिले हैं। इसके साथ ही विशन सिंह की हम बात करें तो विशन सिंह के पास में पेयजल, ग्रामीण निर्माण, जनगणना और विषय की बात करें पेयजल, वर्षा जल संग्रह, ग्रामीण निर्माण और जनगणना। सुबोध उनियाल जो कि पहले से भी मंत्रिमंडल में जगह उनके पास है, कृषि एवं कृषक कल्याण विषय उनके पास है, कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि विपणन, उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण, उद्यान एवं फलोद्योग, रेशम विकास, जैव प्रौद्योगिकी। अरविंद पांडे की बात करें तो आपको बताएं कि विद्यालय शिक्षा बेसिक, विद्यालय शिक्षा माध्यमिक, खेल एवं युवा कल्याण, पंचायती राज एवं संस्कृति शिक्षा। विषय की बात करें तो विद्यालय शिक्षा बेसिक, विद्यालय शिक्षा माध्यमिक, खेल, युवा कल्याण, पंचायती राज, संस्कृति शिक्षा। और साथ में गणेश जोशी की बात करें, वो भी पहले से मंत्री हैं, सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम। विषय की बात करें तो सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, ये विभाग गणेश जोशी के पास हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत की हम बात करें तो सहकारिता प्रोटोकॉल, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, उच्च शिक्षा, चिकित्सा संस्थान और साथ में चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा। और साथ में विषय की हम बात करें तो सहकारिता प्रोटोकॉल, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, उच्च शिक्षा। और साथ में रेखा आर्य की बात करें तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य पालन, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, ये विषय उनके लिए हैं। और साथ में यतीश्वरानंद जो कि अंतिम में है, भाषा पुनर्गठन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग और ग्राम्य विकास। और साथ में विषय भाषा पुनर्गठन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, ग्राम्य विकास। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये उनको मिली हैं। इसके साथ ही तमाम जो मंत्रियों के आपने विभागों को देखा, समझा, उन तमाम लोगों को ये विभाग मिले हैं। तो वही रुक करते हैं बाकी खबरों का। मुख्य सचिव एस.एस. संधू के ने सचिवालय में पुलिस विभाग के तमाम आला अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान मुख्य सचिव संधू ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था बेहतर है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को पब्लिक डीलिंग के स्तर पर पब्लिक फ्रेंडली होना होगा, ताकि लोग पुलिस के पास अपनी समस्याएं लेकर आएं और उसमें उन्हें किसी भी तरह की कोई हिचकिचाहट ना हो। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार सहित पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर IAS अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने उत्तराखंड के 17वें मुख्य सचिव के तौर पर कार्यभार संभाला है। तो वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर आज उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया कि इस साल भी कांवड़ यात्रा का आयोजन नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि वे यहां ना आए, क्योंकि मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। ऐसे में यहां जो भी आएगा हो सकता है उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाए। कांवड़ यात्रा को लेकर देहरादून पुलिस मुख्यालय पर आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। देखिए, आज हमने 8 राज्यों की पुलिस के साथ गोष्ठी की है। सभी राज्यों के ADG, IG रैंक के अधिकारी, लॉ एंड ऑर्डर इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकारी और सभी बॉर्डर के जिलों के SP, SSP इसमें जुड़े जो है। कुल मिलाकर के मुख्य बात यह है कि वर्ष 2020 की भांति इस वर्ष भी कोरोना के चलते उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित किया है, बैन किया है कि कृपया करके हमारा सहयोग करें और इस वर्ष भी अपने स्थानीय मंदिरों में ही जलाभिषेक करें और कृपया करके हरिद्वार न आए, क्योंकि प्रतिबंधित होने की वजह से फिर उसमें हमें जो हरिद्वार आएंगे हमें कार्रवाई करने पे मजबूर होना पड़ेगा और इन लोगों को जो हरिद्वार आएंगे क्वारंटाइन भी किया जा सकता है 14 दिन के लिए।
इसलिए मेरी अपील है सभी से कि इस वर्ष गत वर्ष की भांति 2020 की भांति अपने शिवरात्रि के अवसर पर जो है जलाभिषेक अपने अपने मंदिरों में करें। अगर हमने एक बात बोली है, अगर अलग राज्यों के जैसे हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है या पंजाब है, अगर लोग चाहें तो थाना लेवल सब लोग मिल करके कोई टैंकर वे भिजवा सकते हैं हरिद्वार, जिसको हम भरवाने में, गंगा जल भरवाने में हम कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे और उसको वो ले जा करके अपने कहीं एक मंदिर में खड़ा कर दे, वहां से लोग बाग ले जा करके अपने अपने मंदिरों में जल चढ़ा सकते हैं। इस तरह की भी हमने उनको एक आइडिया दिया है। तो क्या समझा है कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो सख्ती इसके साथ? बिल्कुल सख्ती से इसको लागू किया जाएगा और ये संभव है कि तो वहीं कांग्रेस नेता दीपक जाटव के खिलाफ ऋषिकेश कोतवाली में दर्ज हुए मुकदमे के खिलाफ कांग्रेस लगातार गुस्से में नजर आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार के इशारे पर पुलिस दबाव में काम कर रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस ने मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की तो 2022 के चुनाव में सत्ता हासिल करने के बाद कांग्रेस ईंट का जवाब पत्थर से देगी। भाजपाइयों पर 4 की जगह 40 मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिशुपाल सिंह नेगी का कहना है कि मामले में निष्पक्ष जांच के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी कई बार एक निवांड कर चुके हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन देखने को मिल रहा है उत्तराखंड के अंदर पुलिस कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में आकर दबकर कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है। हम तहरीर देते हैं किसी के खिलाफ तो वो दर्ज नहीं होती है, लेकिन ऋषिकेश के व्यक्ति के खिलाफ देहरादून के व्यक्ति आके तहरीर देने का काम करता है, उसको तुरंत जीडी चिक काट कर दी जाती है। हमारा ये कहना है आप निष्पक्ष जांच कीजिए, कानून सबके बराबर होना चाहिए और जो तहरीर हमने दी है उसकी भी चिक हमें काट के दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि एक दलित व्यक्ति के खिलाफ अगर वो आवाज़ उठाता है, सरकार की नाकामियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है और वो सरकार की कमियां बताने का काम करता है सोशल मीडिया पर, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का काम किया जाता है। ये अपने आप में शर्मनाक है और इससे पहले अगर उठा के उनको देखा जाए तो लगातार पब्लिक के खिलाफ और आम लोगों के खिलाफ भी ये अनशन लिखते हुए आए हैं। क्या थर्ड पार्टी के द्वारा कोई शिकायत के बाद मुकदमा हो सकता है? वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर रहा होगा किसी ना किसी राजनीतिक व्यक्ति का, और मैं मानता हूं इसमें विधानसभा अध्यक्ष के अलावा किसी का भी हाथ नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष अब जब परेशान से हो गए क्योंकि उनकी पोल खुलने लगी है जगह जगह जाकर, उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन और तमाम पुतला दहन का कार्यक्रम होने लगा है, तो वो बौखलाकर अब मुकदमेबाजी पर आ गए। पहले हम पे मुकदमा दर्ज किया, अब हमारे दीपक जाटव जी पर किया, अब उसके बाद हो सकता है किसी और पे भी करें। तो वहीं सितारगंज क्षेत्र में आम आदमी पार्टी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में लगी है। इसी के तहत सिसैया गांव पहुंचे आप कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ बैठक की, जिसमें ग्राम के दर्जनों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आप नेता सतवंत सिंह दर्दी ने कहा कि जनता बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकाल से त्रस्त है और वो आपको तीसरे विकल्प के रूप में चुन रही है। सिसैया में सितारगंज विधानसभा 68 सिसैया में सभी लोगों ने आम आदमी पार्टी के कार्यों को पसंद करते हुए आज आम आदमी पार्टी ज्वाइनिंग की है और ये सब गांव सिसैया बधाई का पात्र है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2022 में इसी तरीके से हमारे जितने साथी हैं ये हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और आम आदमी पार्टी को जिताकर कामयाब बनाएंगे। और अरविंद केजरीवाल जी जो उत्तराखंड दिल्ली में काम हो रहे हैं उत्तराखंड के अंदर काम होंगे। 40 से 45 लोगों ने सदस्यता ली है और आने वाले समय में और ये काफिला बढ़ेगा। हमें उम्मीद है कि ये काफिला इसी तरीके से अब चल पड़ा, ये रुकने वाला नहीं। गांव के सारे लोग जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से और आम आदमी पार्टी के बातों से प्रभावित हो गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। तो वहीं मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर चंपावत जिले के टनकपुर में भी मौसम का मिजाज बदलता नजर आया। मौसम विभाग की माने तो टनकपुर क्षेत्र में पड़ रही लगातार गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। आसमान में छाए काले बादल बता रहे हैं कि जल्द ही भीषण बारिश होने की संभावना है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मौसम विभाग की जानकारी सही हो सकती है। बहुत ही ज्यादा कहते हैं गर्म है और कहते हैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज बहुत ही ज्यादा पारा है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई है और ऐसा लग रहा है कि बारिश लग नहीं रहा है, मतलब ऐसा पूरा कहते हैं यहाँ पे अंदर जैसा छाया हुआ है, पता नहीं कब बारिश उमस छाई हुई है।
हाँ लग रहा है जैसे कि उम्मत है, कहते हैं लग रहा है कि जैसे मौसम विभाग ने बताया कि भारी मतलब 7 और 8 को। तो वहीं बाजपुर के ग्राम नंदपुर नरका टोपी के एक शिकायतकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर सस्ता गल्ला विक्रेता के खिलाफ की गई शिकायत के बाद खाद्य आपूर्ति अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने शिकायतकर्ता और ग्रामीणों से पूछताछ की। बाद में बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के दौर में लोगों को राहत देने के लिए 3 माह तक निःशुल्क राशन दिए जाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन बाजपुर के गांव नंदपुर नरका टोपा में सट्टा कल्याणता के रता द्वारा लोगों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले निःशुल्क राशन पर सेंधमारी की जा रही है, जिसको लेकर रईस अहमद ने मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल पर सस्ता गल्ला विक्रेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी। कोठे वाले की शिकायत यह है कि उसने जो है ना, जो दीपा रानी है जिनके नाम ये कोठा है, वो काफ़ी टाइम से आई नहीं है। उनका बेटा बांटता है, उसका नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उसका एटीट्यूड, उसका जो व्यवहार है वो सही नहीं। पहली बात तो बात करने का। दूसरा, जो आपदा राशन आया था प्रधानमंत्री की तरफ से, वो नहीं मिला लोगों को। और जो नए कार्ड बने हुए हैं, जो नए कार्ड बन के आ चुके 5 महीने पहले, वो नहीं मिले अभी तक, उसके पास ही हैं। किसी गाँव वाले को नहीं दिया उसने कोई भी, ठीक है। और दूसरा, बहुत से लोगों को राशन नहीं दिया है, मतलब अभी तो 30-40 लोग हैं, हो सकता है 100-200 भी निकल आए, क्योंकि काफ़ी लोग आए नहीं है। ये मैंने रुद्रपुर की थी, रुद्रपुर शिकायत की थी मैंने इसकी। हाँ, तो उनके सामने जो बात है वो रख रहे हैं, जो जायज़ बात है। जो लोगों को परेशानी है, राशन नहीं मिल रहा है, कार्ड बने हुए हैं, राशन आ रहा आगे से नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। मैं यही चाहता हूँ पूरे गांव में राशन मिले सबको। जो परेशान लोग हैं, जिनको आ रहा है सरकार की तरफ से, वो राशन मिलना चाहिए, हर महीने बढ़ना चाहिए। 1-2 महीने के गोल भी कर देता वो। लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ लोग हैं। अगर राशन कार्ड पे चढ़ा भी देगा वो अगले महीने का, तो वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, उन्हें क्या पता चल रहा है, ठीक है ना। होगा शिकायत के लिए, तो ये मैंने काम किया है, मैंने कोई गलत काम किया तो बताओ। हम नंदपुर के निवासी हैं हमारे रईस अहमद जी। इनके द्वारा सीएम पोर्टल पर शिकायत की गई थी यहाँ के विक्रेता के विरुद्ध कि इनके द्वारा राशन का वितरण सही प्रकार से नहीं किया जा रहा है और अधिकतर कार्ड धारकों को राशन नहीं दिया जा रहा करके। और ये कार्ड सब नए बने हुए हैं, तो इनकी जाँच के लिए मैं भी आया हूँ। अभी इसकी जाँच चल रही है, जैसे भी जो होगा उचित आगे आपको बता दिया जाएगा, जो भी कार्रवाई होगी। तो वहीं काशीपुर में एक नाबालिग की सूझबूझ ने उसको मानव तस्करी के चुंगल से बचा लिया। बता दें कि बीते दिवस ग्राम किलावली थाना कुंडा की एक नाबालिग ने 112 यानी कि 112 नंबर पर पुलिस को कॉल कर सूचना दी कि उसके परिजनों ने उसको 14 जनवरी को बेच दिया था, जिनके चुंगल से बचकर वो विगत दिवस काशीपुर भाग आई। तो उसके मौसा और मौसी जबरन उसको फिर से अपने साथ ले जाने के लिए दबाव बना रहे हैं। उक्त सूचना पर काशीपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए थाना कुंडा के ग्राम किलवाली में आरोपियों की धरपकड़ की दबिश दी, जहां से आरोपी भाग निकले, लेकिन काशीपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 महिलाओं समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया। मामला कुंडा क्षेत्र में गड़ीनेगी चौकी के अंतर्गत सामने आया है, जिसमें ये देखा गया है कि एक नाबालिग लड़की को उसकी माँ और मौसा जी द्वारा हरियाणा में शादी के बहाने ले गया और शादी कर दी गई। पुलिस को शादी के या फिर जो भी उनका ये हुआ होगा, उसके 3 महीने पश्चात लड़की भाग आई है वहाँ से, और पुलिस को उसने 112 की सूचना पे ये दे दी कि उसको उसके माँ बाप द्वारा और मौसी द्वारा बेचा गया। जब इसमें जांच हुई तो पुलिस ने बाल विवाह के अंतर्गत इसमें FIR रजिस्टर की। जब अब इसमें अन्य जांच भी हो रही है, उसमें ये पाया जा रहा है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, जहाँ पे हरियाणा में जहाँ लिंग अनुपात कम है, तो हमारी जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है उसकी बेटियाँ वहाँ जाके जो भी है, जिस भी धनराशि को हो सकता है या फिर अन्य कारणों से बेची जा रही है, शादी कराई जा रही है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लड़का पक्ष। तो वहीं उत्तराखंड के लक्सर विकासखंड क्षेत्र के ग्राम सेठपुर में साफ सफाई की अनदेखी के कारण लगातार गंदगी का अंबार लग रहा है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। गांव में नियमित रूप से सफाई नहीं कराई जाने से गांव के तालाब में गंदगी का ढेर लग चुका है। वहीं तालाब कूड़े से पूरी तरीके से भर जाने के कारण गंदा पानी सड़क पर बहता नजर आता है। मामले में ग्रामीणों ने बताया कि काफी समय हो चुका है, गांव में कोई सफाई नहीं हुई और ग्रामीणों के बार बार कहने पर भी ग्रामीणों की बात किसी भी अधिकारी ने नहीं सुनी और तालाब की सफाई नहीं की गई। गांव में गंदगी की वजह से बीमारियों के फैलने की आशंका लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि कूड़ा इकट्ठा करने के लिए जो लाखों रुपए खर्च कराए गए हैं, वो निर्माण किया गया था, उसे भी आज तक इस्तेमाल में नहीं लिया गया।
गांव का कूड़ा गांव के ही तालाब में इकट्ठा हो रहा है, लेकिन इस पर संबंधित अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। जी काफी समय हो गया गांव में ना तो कोई सफाई हुई। नालियों का हाल आपने देख ही लिया। तालाब में इतने भ्रष्टाचार ये गाँव वालों ने किल्ली भी मारी यहाँ से, भाई सफाई कर लो पैसा ना खाओ। उसके बाद भी किसी ने नहीं सुनी, ना मनरेगा ने सुनी ना किसी अधिकारी ने सुनी। ब्लॉक वाले तो सुनते नहीं किसी की बेचारे, वो तो मालिक है। और ये गंदगी इतनी है, महामारी फैलने खतरा है। और जो कूड़े के वो घर बना रखे उनमें पैसा लाखों लाख रुपए खर्च करके बना रखे खेतों में, सिर्फ पैसा निकालने के लिए। एक कूड़े की बाल्टी नहीं पड़ी वहां आज तक जिंदगी में, ना एक पन्नी पड़ी। जाकर देख लो मौके पर कूड़ा भर रहा तालाब में, पूरा तालाब भरे पड़े। कूड़ा भरने की वजह से पानी सड़कों पर आ रहा। इसमें तालाब भी है या कल मगरमच्छ भी बाहर घूम रहे थे। तो वहीं उत्तराखंड के जिले रुड़की की आवास विकास कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बिजली के एक पोल में आग लग गई। आग को देखकर आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने क्षेत्र के पार्षद राकेश गर्ग को सूचना दी। सूचना मिलते ही राकेश गर्ग तुरंत ही मौके पर पहुंचे और बिजली विभाग में फोन करके लाइन को बंद कराया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन आग बढ़ती जा रही थी। जिसके बाद पार्षद राकेश गर्ग ने पास ही चल रहे एक भवन के निर्माण से खुद ही रेत को उठाकर आग पर डालना शुरू कर दिया। इससे पहले कि फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच पाती, पार्षद ने खुद ही आग पर काबू पा लिया और एक बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। जिसके बाद बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लाइन से ठीक करके कई घंटों के बाद बिजली को फिर से सुचारू रूप से चालू कराया गया। कॉलोनी वाले किसी व्यक्ति का फोन था, उन्होंने कहा कि खंभे पे आग लग गई है, तुरंत जो है आप इसको बंद कराइए, पूरी सप्लाई जो चल रही है, हादसा बड़ा हो सकता है। तो मैंने तुरंत जय साहब को फ़ोन किया और उनसे कहा कि आप तुरंत सप्लाई बंद कीजिए और मौके पे आदमी भेजिए। और उन्होंने तुरंत सप्लाई बंद कर दी और मैं भी मौके पे पहुंचा तो जो पोल था उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी तरह से वो जल रहा था। तो वहाँ कोई उसके नज़दीक नहीं जा रहा था। तो मैंने वहाँ पे निर्माण एक चल रहा था, वहाँ से रेत उठा के उस पर डालना शुरू किया और पूरी तरह से रेत डाला और फिर पानी का जो व्यवस्था थोड़ी बहुत हुई, पानी से वो पूरी तरह से आग बुझाई। तो फायर ब्रिगेड को बुलाया आपने? फायर ब्रिगेड उत्तराखंड के थराली के नारायणबगड़ विकासखंड के भिड़तौली में 2 युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। युवक की मौत की खबर के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक युवकों की दुकान थी। परीक्षित नाम का युवक भिड़तौली में मोटर पार्ट्स की दुकान चलाता था, तो वहीं देवेंद्र गौड़ वर्कशॉप की दुकान चलाता था। मौत की सूचना मिलने के बाद तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस चौकी प्रभारी नवीन नेगी ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। थाना अध्यक्ष डीएस पवार ने दोनों युवकों की मौत बिजली के करंट लगने से उसकी आशंका जाहिर की और कहा कि बाकी पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। तो वहीं लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के बच्ची धर्मा निवासी एक व्यक्ति के रुद्रपुर में बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति की पिटाई रुद्रपुर के जगदीश पेट्रोल पंप संचालक और उसके कुछ साथियों ने की है। मामले में लालकुआ कोतवाली को शिकायत दी गई है। बताते चलें कि पीड़ित विनोद सिंह लालकुआ इंडियन ऑयल डिपो तेल डिपो के एक टैंकर में परिचालक रूप में काम करता है। बीते शनिवार की दोपहर परिचालक को 3-4 लोगों ने अपनी कार में बिठा लिया और उसके बाद मारपीट करनी शुरू कर दी। जब इससे भी आरोपियों का पेट नहीं भरा तो पीड़ितों को रुद्रपुर के जगदीश पेट्रोल पंप में ले गए और वहां जाकर इसके साथ खूब मारपीट की घटना को अंजाम दिया और फिर अधमरी हालत में पीड़ित युवक को सड़क पर फेंक दिया। इधर पुलिस क्षेत्र अधिकारी प्रमोद शाह ने कहा कि उन्हें परिचालक की बेरहमी से पिटाई करने की बात पता चली है। उन्होंने कहा कि अगर मामले में शिकायत पत्र आता है तो ठोस कार्रवाई की जाएगी। तूने बताया कि बेंगलुरु यहाँ पर मैं आए करके तेल निकालेंगे करके, हमने उसके वीडियो बनाने गए तो उन्होंने बताया क्यों, फिर गाड़ी बैठ में चला गया आगे को, वहाँ जाके उतर गया, वहाँ जाके ने पकड़ को मारे सरदार ने, मैंने एक झापड़ मारे दिमाग में ज्यादा, हाथ से मारा, पहले बॉक्सिंग मारी यहाँ सर में, तो ये तो उससे डंडे से मारा, बांस के डंडे से कम ये खटमाल रुद्रपुर में है। कोतवाली में मालूम किया गया तो कोई प्रार्थना पत्र इस प्रकार का अभी प्राप्त नहीं है, लेकिन मोटी जानकारी के अनुसार जो पेट्रोल पंप मालिक है रुद्रपुर है, वहीं उन्होंने अपने कंडक्टर के साथ जो घटनाक्रम किया है उसके बाद
तो वहीं कोरोना काल में जहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, वहीं उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं, जहां प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सक नहीं है और इसका हर्जाना क्षेत्र की जनता को लगातार भुगतना पड़ रहा है। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीज तो आते हैं, लेकिन चिकित्सक ना होने की वजह से बिना उपचार के उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है। वहीं लोगों ने प्रतापपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में के साथ जसपुर के अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जल्द ही डॉक्टरों की मांग की है और कहा कि अगर जल्द ही यहां पर डॉक्टरों की भर्ती नहीं की गई तो यहां पर क्षेत्र के लोग धरने पर बैठ जाएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर है, इसमें कई साल ही हो गए, कम से कम 8-10 साल से कोई भी डॉक्टर यहाँ नहीं है, बल्कि 5-7 हजार की आबादी भोगपुर डाम की है, वहाँ लोग बसे हुए हैं। आसपास के क्षेत्र की बहुत ज़्यादा आबादी है, कई मौतें भी हुई हैं यहाँ, तो कई मौत हो चुकी है ना, नवजात शिशुओं की कई मौत हो चुकी है। अभी भी एक और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।